Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना ही कोई पैकेज परचेज करने की आवश्यकता है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो करंट इवेंट्स की इस सीरीज में एक बार फिर से हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे, है ना। इसके ऊपर मैं आपको ऑलरेडी कई सारे वीडियोस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर सेशन जो है वो यहाँ पर खास क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, इंडिया को बैकग्राउंड में लेकर चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि भाई इसमें इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका बैकग्राउंड वगैरह भी हम समझेंगे, जो कई बार मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ, लेकिन एक क्विक रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद इंडिया पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को यहाँ पर समझने वाले हैं, जो कि यहाँ पर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल इंसान भी हैं तो भी यहाँ पर पता होना चाहिए। किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको ये सारे पॉइंट जो हैं वो एक अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। सो यूक्रेन क्राइसिस हैज क्रॉस्ड अ क्रिटिकल पॉइंट विद रशिया फॉलोइंग अप इट्स रिकॉग्निशन ऑफ रिबल रीजन्स इन ईस्टर्न यूक्रेन। ठीक है, जो दोनबास रीजन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क वाले रीजन थे, जिसको रशिया ने यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, विद अ फुल फ्लैश इन्वेजन टू डीमिलिटराइज एंड डीनाजीफाई यूक्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि मिलिट्री जो है वो यहाँ पर यूक्रेन की पूरी समाप्त करनी है, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर यूक्रेन का रूल है, ठीक है, उसको डीनाजीफाई यहाँ पर करना है। इस पर्टिकुलर पर्पज से जो है वो यहाँ पर क्या है कि फुल फ्लैश जो इन्वेजन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, दिस डिसीजन बाय मॉस्को इज अ रिजेक्शन ऑफ द इनवायलेबिलिटी ऑफ द नेशनल borders in Europe as agreed in the Helsinki Agreement of 1975 and a major challenge to the global order। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पर, मतलब 1975 के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हेलसिंकी एग्रीमेंट जो था वो यहाँ पर साइन किया गया था, है ना। तो अभी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये डिसीजन जो यहाँ पर मॉस्को के द्वारा लिया गया है, जिसमें यहाँ पर ये डोनेस्क और लुहांस्क जो डोनबास रीजन में यहाँ पर आपको लोकेशंस देखने को मिल रही हैं, इनको जो इन्होंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है। सो द डिसीजन बाय मॉस्को इज रिजेक्शन ऑफ द इनवायलेबिलिटी ऑफ नेशनल बॉर्डर्स इन यूरोप, है ना। मतलब कि जो नेशनल बॉर्डर यहाँ पर यूरोप में एग्री करी गई थी हेलसिंकी एग्रीमेंट 1975 के द्वारा, एंड अ मेजर चैलेंज टू द ग्लोबल ऑर्डर। और इसकी वजह से सिचुएशन यहाँ पर कितनी खराब हो गई है, इन सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर अवेयर है ना, कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से सिचुएशन जो है वो यहाँ पर आपको क्रिएट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है। बाकी अगर हम देखेंगे, यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव है। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है, और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई है। वाइल ऑन वन हैंड रशिया रिमेन्स इंडियाज बिगेस्ट एंड टाइम टेस्टेड सप्लायर ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर क्या है कि इंडिया का एंगल आप यहाँ पर समझो। यहाँ पर क्या है कि आज के टाइम पीरियड पर भी अगर हम देखेंगे तो करीब 50% जो हमारे मिलिट्री यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी जो सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है, वो रशिया से आपको देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन, यूके आर द वाइटल पार्टनर्स दैट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू एंटोगनाइज। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये सारे के सारी जो कंट्रीज हैं, जैसे क्वाड की ग्रुपिंग भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी यूएसए है ना, जो ट्रेड रिलेशंस यहाँ पर हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर मेंबर्स हैं ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके साथ भी हम रिलेशन जो है वो यहाँ पर खराब नहीं कर सकते हैं। कंसीडरिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, अ बैलेंस अप्रोच दैट इंडिया हैज फॉलोड टिल नाउ इज अ प्रैग्मेटिक वे फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब अभी तक जिस तरीके से भारत यूएसए के साथ और रशिया के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाता हुआ देखने को मिल रहा था, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट की बात जो यहाँ पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर रशिया को सपोर्ट करेंगे यूएस, ईयू और जो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन है, यूके वगैरह, ये नाराज हो जाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, रशिया नाराज हो जाएगा। काफी सारी सिचुएशंस आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर अप्रोच है ना भारत का, किस तरीके से, मतलब बैलेंस जो अप्रोच है जो अभी तक हमने यहाँ पर फॉलो किया है, वही एक प्रैग्मेटिक वे है, जिसको अगर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे तो फ्यूचर में जो है वो चीजें यहाँ पर आपको इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, बाकी आप ये देख सकते हैं, ये यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सी ऑफ एजोव है, याद रखिएगा, सी ऑफ एजोव को और ब्लैक सी को यहाँ पर कर्ज स्ट्रेट, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेट आपको देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं कर्ज स्ट्रेट। ये कर्ज स्ट्रेट जो है वो यहाँ पर इसको मैनेज करता है। ठीक है, एक तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कनेक्ट करता है। बाकी ये डोनबास रीजन है जिसमें लुहांस्क हो गया और डोनेस्क हो गया, ये दोनों लोकेशन आपको देखने को मिलती है। क्रीमिया ऑलरेडी यहाँ पर एनेक्स किया जा चुका है, ठीक है, 2014 में
यहाँ पर क्रीमिया को रशिया ने यहाँ पर एनेक्स कर लिया था। ठीक है, तो ये कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। अब इसी के बेसिस पे हमारा पूरा जो डिस्कशन है वो यहाँ पर आगे बढ़ेगा। अभी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्या है, तो कॉन्फ्लिक्ट अगर हम देखेंगे, सो कंटेस्टेशन अबाउट पोस्ट कोल्ड वॉर कंट्रोल यूरोपियन टेरिटरीज या टेरिटोरियलिटी एंड रिसरेक्टिंग अ बर्निश रशियन पास्ट इज एट द कोर ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस। मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर इसको हम बहुत आसान शब्दों में यहां पर समझें तो आप सभी को पता है कि यूएसएसआर था, यूएसएसआर में यहां पर क्या हुआ कि यूक्रेन भी एक पार्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कल मैंने आपको जो है मतलब इससे पहले एक वीडियो यहां पर प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने नेटो के बारे में डिस्कशन किया था, उसमें मैंने आपको क्रीमिया क्राइसिस के बारे में भी जो है वो यहां पर पढ़ाया है। तो अगर आप उसमें देखोगे ना तो थोड़ा सा इतिहास आपको समझ में आएगा कि यूक्रेन जो है वो यूएसएसआर का पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री यहां पर था। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो पोस्ट कोल्ड वॉर है ना, कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था, बेसिकली इसमें दो तरीके के रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, एक आपका यूएसएसआर है ना, और एक जो है वो आपको यूएसए देखने को मिलेगा। तो इनके बीच में यहां पर ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो देखने को मिल रही थी। तो उसके बाद यहां पर किस तरीके से टेरिटोरियल गेन होगा, किस तरीके से टेरिटरीज यहां पर अलग अलग कंट्रीज की होंगी, तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये कोर यूक्रेन क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं आज के टाइम पीरियड पर, ठीक है, जो नेटो वगैरह को यहां पर ज्वाइन कर रही हैं, जिसको रशिया को लगता है कि यार इससे प्रॉब्लम इन फ्यूचर यहां पर क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए वो यहां पर इसके अगेंस्ट में एक्शन लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यूक्रेन एंड रशिया शेयर 100 ऑफ ईयर्स ऑफ कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड फैमिलियल लिंक्स। मतलब कि बहुत टाइम पीरियड से जो भी यहाँ पर सांस्कृतिक है, भाषा के आधार पर या जो फैमिलियल लिंक्स हैं वो दोनों यहाँ पर शेयर करते हुए दिखाई देंगे। फॉर मैनी इन रशिया एंड इन द एथनिकली रशियन पार्ट्स ऑफ यूक्रेन द शेयर्ड हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज इज एन इमोशनल इशू दैट हैज बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर इलेक्टोरल एंड मिलिट्री पर्पस। मतलब कई सारे जैसे होते नहीं है कि आसपास की कंट्रीज है तो जो यहाँ पर फैमिलीज वगैरह है वो एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाती हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रिलेशन जो है वो यहाँ पर जो फैमिलीज यहाँ पर रशिया में है या यूक्रेन में है वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कई सालों से अगर हम देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर इमोशनल इशू है इसको यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इलेक्टोरल और मिलिट्री पर्पस के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो सिविलियन लोग यहाँ पर आपको दोनों साइड में देखने को मिलेंगे, चाहे वो रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, वो लोगों में यहाँ पर क्या है कि एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एज पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, Ukraine was the second most powerful Soviet republic after Russia and was crucial strategically, economically and culturally। ठीक है, तो कल भी मैंने आपको एक सेशन में जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई रशिया के बाद जो सबसे बड़ी यहाँ पर कंट्री थी यूएसएसआर में वो यूक्रेन था, और वो स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री आपको देखने को मिलता था। बाकी ये सारी के सारा जो ये पूरा का पूरा रीजन है ये यूएसएसआर है ना, इसको बोलते थे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर पार्ट आपको देखने को मिलेगा लैटविया, बेलारूस, है ना, ये सब जो कंट्रीज हैं ये सब यूएसएसआर का पार्ट आपको देखने को मिलती थी। याद रखिएगा लेक बैकाल यहाँ पर है, एरएलसी आपको देखने को मिलेगा। एरएलसी जो है वो यहाँ पर क्या है कि लैंडलॉक्ड सी आपको देखने को मिलता है। लैंडलॉक्ड का मतलब ये देखो इसके आसपास जो है वो कोई बॉर्डर नहीं है, ये कैस्पियन सी है ना, ये ब्लैक सी आपको देखने को मिल रहा है, अलग अलग रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, the balance of power in the region, Ukraine being a crucial buffer between the Russia and the West, Ukraine's bid for NATO membership and Russian interest in the Black Sea, accompanied by the protest in the Ukraine are the major cause of the ongoing conflict। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर क्या हुआ कि जब से यहाँ पर 2014 में अगर आप देखोगे तो क्रीमिया को यहाँ पर रशिया ने क्या किया, एनेक्स किया, है ना, और इसकी वजह से क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा यूक्रेन में यहाँ पर क्रिटिकल हो गई कि भविष्य में भी यहाँ पर रशिया कर सकता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यूक्रेन ने यूएसए को बोला कि भाई हमें नेटो मेंबरशिप यहाँ पर दे दो। इवन यूएसए ने भी यहाँ पर प्रॉमिस किया कि हम यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप दे देंगे। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन के पास यहाँ पर कई सारे अलग अलग तरीके के पोर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे सेवस्टोपोल पोर्ट की बात यहाँ पर होती है जो कि ऑल वेदर वार्म पोर्ट है, पानी वगैरह जमता नहीं है। ब्लैक सी के साथ आप बाल्कन कंट्री वगैरह ये सब जो है इनका भी यहाँ पर कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो रशिया यहाँ पर ये मानता है कि ब्लैक सी जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना, तो उसके ऊपर कंट्रोल अगर होगा तो हमारी जो ट्रेड एक्टिविटीज हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि नेटो को अगर हमें यहाँ पर टारगेट करना है ना, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है ये आसपास की जो कंट्रीज है वहां पर नेटो मेंबरशिप जो उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है उसको रोकने की भी यहाँ पर आवश्यकता है। बाकी नेटो में अगर हम देखेंगे तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1949 में हुआ था। ठीक है, इसमें टोटल 30 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको ब्रसेल्स में देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं अभी के टाइम पीरियड पर सिनेरियो क्या है ना, ये तो मैंने आपको एक इश्यू यहाँ पर बता दिया कि किस तरीके से ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है।
द कॉन्फ्लिक्ट इज नाउ द लार्जेस्ट अटैक बाय वन स्टेट ऑन अनदर इन यूरोप सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द फर्स्ट सिंस द बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट इन 1990s। मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना बड़ा जो अटैक यहाँ पर यूरोप की किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर किया था, वो पहली बार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि बाल्कन जो कंट्रीज यहाँ पर होती हैं उनमें अगर आप कॉन्फ्लिक्ट देखोगे तो उसके बाद इस तरीके का जो अटैक है वो पहली बार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। विद द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एग्रीमेंट like the Minsk Protocol of 2014 and the Russian NATO Act of 1997 stand all but voided। ठीक है, मतलब इससे पहले जिस तरीके से यहाँ पर ये अभी अटैक यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पहले जो भी अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट यहाँ पर थे, मिस्क एग्रीमेंट था, प्रोटोकॉल्स थे, है ना, या फिर रशिया नेटो एक्ट ऑफ 1997 था, ये यहाँ पर क्या था कि शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, इस तरीके के यहाँ पर आपको प्रोविजन देखने को मिलेंगे। लेकिन अब इसका क्या है कि ये सब प्रोविजन ही रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है वो अटैक ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया है। द G7 नेशन स्ट्रांगली कंडेम रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ठीक है, तो G7 जो कंट्रीज हैं उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया है कि रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है हम इसको कंडेम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए अभी क्या हुआ था कि जब G8 की बात होती है ना, तो G8 में रशिया इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जिसको 2014 में क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद बाहर निकाल दिया था। तो G8 के अलावा G7 कौन कौन सी है? जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, इटली एंड जापान। आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी कंट्री G7 का पार्ट है, कौन सी नहीं है। और अगर इसमें हम रशिया को ऐड कर देंगे तो ये G8 कंट्रीज हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप इसमें बाकी ये 12 कंट्रीज जो आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है, जैसे ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, यूरोपियन यूनियन, टर्की, है ना, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर ये G20 कंट्रीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आप मुझे ये बताइए, G20 जो कंट्रीज हैं इनकी 2022 की मीटिंग कहाँ होगी? ठीक है, और 2023 की मीटिंग कहाँ होगी? जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो इसका आंसर बताइएगा। जैसे अभी 2020 में सऊदी अरेबिया में हुआ था, 2021 में इटली में हुआ था, 2022 में कहां पर होगा? और 2023 वाला तो सुपर इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप इसको चेक करोगे या आपको पता है तो वो ऑलरेडी पता है। ठीक है, जिसको पता है उसको पता है ना। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो G7 नेशन ने यहां पर स्ट्रांगली जो है वो यहां पर कंडेम किया है कि रशिया ने जो भी यहां पर किया वो गलत किया। Sanctions have been imposed by the US, the European Union and the UK, Australia, Canada and Japan। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पर मेजॉरिटी यहाँ पर आपको G7 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह होते हैं वो इनके ऊपर यहाँ पर लगा दिए गए। ठीक है, आपने वो स्विफ्ट वगैरह के बारे में सुना होगा, है ना, कि रशियन बैंक्स को टारगेट किया गया है कि जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड मैसेजिंग वगैरह यहाँ पर होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो यहाँ पर रशियन बैंक्स को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो है वो यहाँ पर लॉस होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको देखना है, ये अभी के टाइम पीरियड पर सिनेरियो है। चाइना रिजेक्टेड कॉलिंग रशियाज मूव ऑन यूक्रेन कैन इन्वेजन एंड अर्ज ऑल साइड टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रशिया ने जो यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर मूव किया है ना, मतलब जो यहाँ पर अटैक किया है उसको चाइना यहाँ पर ये कह रहा है कि रिजेक्टेड कॉलिंग रशियाज मूव्स ऑन यूक्रेन एंड इन्वेजन एंड अर्ज ऑल साइड टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। ठीक है, कि मतलब भाई आप लोग दूर रहिए, इस तरीके की बात यहाँ पर चाइना कह रहा है कि इसको इन्वेजन नहीं कह सकते हम, है ना। चाइना और जो है वो रशिया आपको हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं पिछले कई सालों से। इंडिया डिड नॉट ज्वाइन द वेस्टर्न पावर्स कंडेमेंशन ऑफ रशियाज इंटरवेंशन इन क्रीमिया एंड केप्ट अ लो प्रोफाइल ऑन द इशू। ठीक है, भारत के केस में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनका इन्होंने यहाँ पर क्या किया, भारत ने जो है वो यहाँ पर यूज नहीं किया है। ठीक है, मतलब भारत ने कुछ अलग तरीके से यहाँ पर क्रिटिसिज्म जो है वो यहाँ पर नहीं किया है। भारत हमेशा यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई वहां पर शांति व्यवस्था जो है उसको बनाए रखना है, तो वेस्टर्न पावर्स को यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि एक प्रॉपर बैलेंस बनाना जो है वो बहुत जरूरी भारत के लिए यहाँ पर इस सिचुएशन में देखने को मिलेगा। मोर रिसेंटली इंडिया abstained on US sponsored UNSC resolution that deplores in the strongest term Russia's aggression against Ukraine, with New Delhi saying dialogue is the only answer to settling differences and dispute and voicing regret that the path of diplomacy was given up। ठीक है, मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर ये बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है, यूएसए हो गया, यूके हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया। ठीक है, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसके साथ इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं जिनका टेन्योर यहाँ पर 2 साल का होता है। आज के टाइम पीरियड पर भारत जो है वो यहाँ पर 2 साल के लिए जो है वो अपॉइंट किया गया है नॉट परमानेंट मेंबर की सीट पे। तो यहाँ पर एक रिजोल्यूशन यहाँ पर लेकर आया था कि भाई जो यहाँ पर ये अटैक किया गया है रशिया का यूक्रेन पर, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है कि वो बिल्कुल गलत है। तो इस पे आपको वोटिंग करनी है कि कौन कौन मान रहे हैं कि गलत है कि नहीं है। तो इंडिया ने क्या किया, अब्सटेन किया। अब्सटेन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इंडिया ने इस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब एक चॉइस आपके पास ये भी होती है
कि आप इस पे वोट ना डालो। और भारत ने यहाँ पर ये कहा कि हमें बातचीत करके, डिप्लोमेसी करके ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर निकालना चाहिए। और इस बात पर भी रिग्रेट किया कि डिप्लोमेसी, बातचीत करके जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है वो यहाँ पर क्या है कि वो छूट गया है। अब लोग यहाँ पर अटैक वगैरह कर रहे हैं, लेकिन भारत यहाँ पर बार बार यही फोकस कर रहा है कि बिना बातचीत किए हुए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अच्छा, इंडिया के साथ चाइना ने भी यहाँ पर अब्सटेन किया, चाइना ने भी यहाँ पर वोटिंग नहीं करी। और जो यूएई है, ठीक है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है, उसने भी यहाँ पर वोटिंग नहीं करी है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यूएनएससी में रिजोल्यूशन यहाँ पर लाया गया कि जो यहाँ पर यूएसए लेकर आया, यूएसए स्पॉन्सर्ड था, कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है वो एग्रेशन दिखाया, इन्वेजन यहाँ पर दिखाया, तो भारत ने, चाइना ने और यूएई ने जो है इसके ऊपर अब्सटेन किया, इसके ऊपर कोई वोटिंग यहाँ पर नहीं करी। और भारत लगातार यहाँ पर ये कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहां पर ये देखते हैं कि जो यहां पर रशिया का स्टैंड है, रशिया का स्टैंड यहां पर क्या कहता है। सो रशिया का स्टैंड देखेंगे, NATO's expansion violated promise made prior to the breakup of Soviet Union that Ukraine's accession to NATO would cross Russia's red lines and that NATO's strategic posture poses a continuing security threat to Russia, है ना। अभी इससे पहले वाले सेशन में नेटो के बारे में मैंने आपको बताया कि नेटो का एक्सपेंशन जो है वो लगातार यहां पर हो रहा है। आज के टाइम पीरियड पर 30 मेंबर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। सो यहां पर क्या है कि अगर नेटो का एक्सपेंशन लगातार इस तरीके से होता रहेगा, स्पेशली रशिया के आसपास जो कंट्रीज हैं उनको अगर आप नेटो मेंबरशिप यहां पर देते रहोगे, तो इसका मतलब है कि रशिया की बॉर्डर पर नेटो फोर्सेस यहां पर आ जाएंगी, है ना। और कल को फ्यूचर में कभी सिचुएशन यहां पर अगर खराब होती है तो रशिया के ऊपर अटैक भी यहां पर हो सकता है। सो नेटो का जो एक्सपेंशन यहां पर हो रहा है वो प्रॉमिस को वायलेट कर रहा है, जो कि यहां पर सोवियत यूनियन के ब्रेकअप से पहले यहां पर किया गया था, है ना। सोवियत यूनियन का ब्रेकअप जो हुआ था वो 1991 में हुआ था, 15 कंट्रीज निकलकर सामने आई थी। और यहाँ पर 1949 में जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हुआ था। मतलब इससे पहले ही प्रॉमिस कर लिया गया था कि भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कुछ प्रॉमिस करते हैं जिसको वायलेट नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप यहाँ पर दी जाती है तो आप रेड लाइन यहाँ पर क्रॉस कर दोगे, क्योंकि यूक्रेन तो बिल्कुल ही पास में आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे ये क्रीमिया है ना, यहाँ पर ये डोनबास रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये यहाँ पर रशिया बिल्कुल ही पास में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है चीजें, ठीक है। एंड दैट नेटोज स्ट्रेटेजिक पोस्चर पजेस अ कंटिन्यूइंग सिक्योरिटी थ्रेट टू रशिया। मतलब यहां पर क्या है कि ये रशिया के लिए खतरनाक इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। नेटोज एक्सपेंशन एज अ पॉलिटिक मिलिट्री अलायंस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द वॉर्सो पैक्ट, है ना। ये क्या होता है, जैसे नेटो को टारगेट करने के लिए यूएसएसआर का वॉर्सो पैक्ट आपको देखने को मिलता था, वॉज अ यूएस इनिशिएटिव इंटेंटेड टू टेम्पर यूरोपियन इन्वेशन फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड टू काउंटर रशियाज रिसर्जेंस। ठीक है, बेसिकली यहां पर क्या हुआ था कि नेटो को बनाने के पीछे लॉजिक ये था कि कम्युनिज्म जो है वो बहुत स्पीड में यहाँ पर फैल रहा था, है ना। क्योंकि कम्युनिज्म में क्या है कि सरकार कंट्रोल यहाँ पर चीजें होंगी। ये सारी जो कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो आज के टाइम पीरियड पर आपको नेटो का मेंबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये सब यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो इनको ये लगा कि कम्युनिज्म यहाँ पर आएगा तो इसको थोड़ा रोकना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर यूएसएसआर हमारे ऊपर अटैक वगैरह भी कर सकता है। सो यहाँ पर क्या है कि इसमें ये बोला गया कि जो भी यहाँ पर यूरोप में एम्बिशंस हैं, ट्रांस अटलांटिक लिंक के बारे में बात होती है कि जो वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज हैं उनके साथ यूएसए को एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा, इसलिए नेटो की मेंबरशिप, उसका एक्सपेंशन जो है वो यूएसए के द्वारा किया गया। द यूक्रेन क्राइसिस वाज जस्टिफाइड बाय द रशियन प्रेसिडेंट on the grounds of security interest and the right of ethnic Russians in the former Soviet republics। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे रेफरेंडम वगैरह यहाँ पर कराया गया था जब क्रीमिया को एनेक्स यहाँ पर किया गया। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो यूक्रेन क्राइसिस है वो रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है उनके द्वारा जस्टिफाई किया जाता है कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड द राइट्स ऑफ एथनिक रशियन इन द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। मतलब यहाँ पर क्या है कि कुछ इन्होंने ये बोला कि हम लोग यहाँ पर जो ये यूक्रेन वगैरह में एनेक्सेशन यहाँ पर कर रहे हैं, जो अटैक हमने यहाँ पर किया है, इससे क्या है कि जो यहाँ पर रशियन ओरिजिन लोग यहाँ पर रहते हैं, रशियन एथनिसिटी वाले जो लोग रह रहे हैं, है ना, क्योंकि यूक्रेन पहले क्या था, यूएसएसआर का पार्ट था। देखो रशिया का इन्वेशन यहाँ पर ये है कि वो यहाँ पर क्या करना चाहता है कि वो यूएसएसआर को दोबारा यहाँ पर जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड द राइट्स ऑफ एथनिक रशियन इन फॉर्मर सोवियत जो यहाँ पर रिपब्लिक्स हैं, वहां पर उनके इंटरेस्ट को यहाँ पर ये सेफगार्ड करना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पर ये यूक्रेन क्राइसिस जो है वो आपको देखने को मिल रही है। रशिया का वर्जन आपको मैं यहाँ पर सुना रहा हूँ कि रशिया इस तरीके की बात कर रहा है। रशिया यहाँ पर क्या चाहता है, वांट्स एन एश्योरेंस फ्रॉम द वेस्ट दैट यूक्रेन विल नेवर बी अलाउड टू ज्वाइन नेटो, है ना, कि यूक्रेन जो है वो यहाँ पर कभी भी जो है वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। Kyiv is the currently a partner country which implies that it will be allowed to join the military alliance in the future। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ये सोल्जर्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रशिया ये एश्योरेंस चाहता है वेस्टर्न कंट्रीज से कि भाई नेटो जो है वो यहाँ पर यूक्रेन कभी ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है कि एक करेंटली एक पार्टनर कंट्री है, ठीक है, दैट
इज इट विल बी अलाउड टू ज्वाइन द मिलिट्री लाइंस इन द फ्यूचर। अभी इसको एक पार्टनर कंट्री का टाइटल यहां पर दिया गया है ना, तो इसको क्या है कि भारत जो भविष्य है उसमें अगर आप देखेंगे तो इसको यहां पर मिलिट्री लाइंस के रूप में भी यहां पर इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन रशिया चाहता है कि इसको इंक्लूड नहीं करोगे, ये आप हमें एश्योर करो। द यूएस एंड इट्स वेस्टर्न allies आर रिफ्यूजिंग टू बार यूक्रेन फ्रॉम NATO, क्लेमिंग इट एज अ सोवरेन कंट्री दैट इज फ्री टू चूज इट्स ओन सिक्योरिटी अलायंसेस। ठीक है, तो यहां पर रशिया की बात को काउंटर करते हुए यूएस और उसको जो वेस्टर्न एलाइज हैं वो यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई हम उनके ऊपर फोर्स नहीं करेंगे, यूक्रेन जो है एक सोवरेन कंट्री है, उसको कौन सा सिक्योरिटी अलायंस ज्वाइन करना है कौन सा नहीं करना है ये यूक्रेन डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये यहां पर ये वर्जन देखने को मिल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि रशिया जो एक्चुअली यहां पर चाहता है उसको पूरी तरीके से जो है वो यहां पर यूएस ने मना कर दिया और उसके जो वेस्टर्न एलाइज हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसा कोई भी यहां पर प्रॉमिस आपके साथ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो क्या है कि ये तो रशिया का स्टैंड यहां पर हो गया, सिचुएशन में क्या चल रहा है इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ विल इंडिया बी इंपैक्टेड बाय दिस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतलब भारत जो है वो यहां पर इस पूरी की पूरी सिचुएशन से यहां पर किस तरीके से भारत के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। द रशिया यूक्रेन क्राइसिस विल सेंड कुकिंग गैस, पेट्रोल एंड अदर फ्यूल बिल्स, ठीक है, सोरिंग फॉर इंडियन हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस, हायर ऑयल प्राइसेस एड टू द फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस विल सेंड कुकिंग गैस, पेट्रोल एंड अदर फ्यूल बिल्स सोरिंग फॉर इंडियन हाउसहोल्ड्स एंड बिजनेसेस। ठीक है, क्योंकि हम लोग रशिया से भी बहुत ज्यादा जो यहाँ पर कुकिंग गैस वगैरह हो गया, पेट्रोल वगैरह हो गया, है ना, जो दूसरे फ्यूल वगैरह होते हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वहां पर वॉर की सिचुएशन है ना, तो वॉर की सिचुएशन की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि जब भी यहाँ पर कोई इस तरीके की सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो जो पेट्रोल वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह के जो प्राइसेस वगैरह होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जब इन चीजों के दाम यहाँ पर बढ़ेंगे तब इससे क्या होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे देश में भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, है ना। आपके जो पर्टिकुलर स्टेट है वहां पर पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम यहाँ पर क्या चल रहा है एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो अभी के टाइम पीरियड पर, ठीक है, जो कैपिटल है वहां पर करीब 107.35, ठीक है, इतना रुपए जो है वो पेट्रोल का यहाँ पर चल रहा है। तो आपके यहाँ पर कितना चल रहा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो दैट अलग अलग स्टेट के लोगों का अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिले। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इससे भी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। मतलब कुछ टाइम तक अगर आप पहले देखेंगे, आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले देखेंगे तो 70, 80, 75, 73 चल रहा था, 107, अब इससे भी ज्यादा अगर यहाँ पर बढ़ जाएगा तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर बढ़ेगा। अभी मान लीजिए कि ट्रक में कोई सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर बेचा जाता था, है ना, तो अब यहाँ पर क्या है कि पहले पेट्रोल और डीजल के दाम यहाँ पर सस्ते थे तो चीजें क्या है कि सस्ती होती थी। अभी वो बोलेंगे कि नहीं नहीं पहले 500 में काम करते थे अब 1000 में काम करेंगे, क्यों? क्योंकि पेट्रोल का दाम महंगा हो गया। तो इससे ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी जो इंडिया में आपको फील जरूर होगी, कुछ दिनों में बस हो जाने दीजिए, फिर आपको यहाँ पर क्या है कि फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस रिमेन एलिवेटेड द टेंशन कुड रेज क्वेश्चंस ऑन द आरबीआई's credibility in making inflation projection and upset the government's budget calculation, particularly fiscal deficit। ठीक है, अब देखो फिजिकल डेफिसिट बेसिकली यहां पर क्या होता है कि आप पैसा कितना खर्च कर रहे हो और उससे आपको रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, रिवेन्यू कम हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका नुकसान हो रहा है ना, इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। अब हमारे देश में जो भी यहां पर ये महंगाई दर वगैरह होती है ये सब कौन करता है डिसाइड? ये आरबीआई डिसाइड करता है, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका टारगेट ये है कि भाई +-4 है ना, मतलब कि हमें यहां पर क्या करना है कि हमारे देश में जो महंगाई है वो 2 से 6% तक यहां पर हो सकती है। अब कई लोगों को लगता है कि सर ये 2 से 6 क्या, जीरो कर दो, नहीं, जीरो अगर हम कर देंगे ना तो यहां पर जो प्रोड्यूसर है, जो चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, उनको बेनिफिट यहां पर नहीं होता है ना, इसलिए उनको भी चीजें ध्यान रखनी है, तो हमने ये टारगेट किया। सो अब यहां पर क्या होगा कि आरबीआई ये कहेगा कि भाई इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्शन था हमने ये डिसाइड किया था, लेकिन अब इससे क्या होगा कि महंगाई आपको बढ़ेगी। दूसरी बात, फिर गवर्नमेंट यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट का जो बजट में कैलकुलेशन वगैरह है ये सब भी चीजें आपको खराब होती हुई देखने को मिल सकती है, तो ये प्रॉब्लम मिलेगी। द सर्ज इन द क्रूड ऑयल प्राइस विल लीड टू एन इंक्रीज इन द इंडियाज ऑयल इंपोर्ट बिल, है ना। यहां पर क्या है कि पेट्रोल वगैरह के ऊपर, पेट्रोलियम वगैरह के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है ना। चाहे आप हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को देख लीजिए, चाहे हमारे अलग अलग तरीके के पावर प्लांट्स वगैरह को देख लीजिए, वहां पर चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। तो अब हमें सामान तो खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हम वो सामान नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा कि भाई आप ये कह सकते हो कि चीजें बंद हो जाएंगी सारी, तो खरीदना पड़ेगा। तो इंडिया का इंपोर्ट बिल का मतलब जो सामान हमने खरीदा उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो वो बढ़ जाएगा। एंड गोल्ड इंपोर्ट्स कुड जंप बैकअप कीपिंग द रुपी अंडर प्रेशर। तो आप ये कह सकते हैं कि गोल्ड इंपोर्ट वगैरह जो है वो यहां पर क्या है, कुड जंप बैकअप, ठीक है, और उसकी वजह से यहां पर जो आपका पूरा का पूरा रुपी है वो भी यहां पर आपको प्रेशर में आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन जो है वो इंडिया के ऊपर यहां पर क्रिएट होगी, है ना। मतलब ये सारे पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है।
फिर उसके बाद अगली बात देखेंगे, इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम रशिया और ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल ऑयल इंपोर्ट बिल एंड दस रिप्लेसेबल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड पर कई लोग बोलेंगे कि रशिया नहीं है, रशिया से सामान नहीं आ रहा तो कहीं और से ले आएंगे। देखो ये क्या होता है कि केवल ग्लोबल ऑयल के बारे में हम बात करेंगे, प्राइजेस के बारे में, केवल रशिया वाले की बात नहीं हो रही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि रशिया से बहुत ज्यादा यहां पर जो है वो सामान ऑयल वगैरह नहीं लेते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल ऑयल इंपोर्ट बिल है एंड दस रिप्लेसेबल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा यहां पर रशिया से नहीं होता कि इसकी जगह पर हम किसी और को ढूंढ लेंगे, है ना, क्योंकि दूसरी कंट्री से ऑलरेडी हम यहां पर मंगा रहे हैं। हाउएवर गेटिंग अल्टरनेटिव सोर्स फॉर फर्टिलाइजर एंड सनफ्लावर ऑयल मे नॉट बी एज इजी। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर वगैरह रशिया से यहां पर आते हैं, है ना, या फिर जो सनफ्लावर ऑयल वगैरह यहां पर रशिया से आपको देखने को मिलता है, इन सब चीजों को आप ये कह सकते हैं कि इनका जो अल्टरनेटिव यहां पर सॉल्यूशन हमको मिलेगा, ये चीजें उतनी आसान यहां पर देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, एक्सपोर्ट टू रशिया अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। मतलब भारत जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसमें से केवल 1% से कम जो है वो यहां पर किसको करता है, वो अगर आप देखेंगे तो वो यहां पर रशिया को करता हुआ दिखाई देता है। बट एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड टी कुड फेस सम चैलेंजेस एज वेल शिपमेंट टू CIS कंट्रीज। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो भी फार्मास्यूटिकल्स आपके यहां पर प्रोडक्ट है, जो टी वगैरह होती हैं, इनकी वजह से यहां पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। फ्रेट रेट हाइक्स कुड मेक ओवरऑल एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव टू। अब यहां पर क्या है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो जो भी यहां पर आपका सामान वगैरह जाता है, अगर उसका किराया वगैरह यहां पर ज्यादा लगेगा क्योंकि आपका पेट्रोलियम वगैरह का कॉस्ट यहां पर बढ़ गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो फिर वो एक्सपोर्ट जो होता है वो लेस कॉम्पिटिटिव यहां पर होगा। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रेड वगैरह में अभी तक हमने ग्रोथ वगैरह यहां पर देखने को मिली है, तो उसकी वजह से काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, और हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में प्रॉपर एक बैलेंस अभी तक हमको देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं आपको डिसरप्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी जैसे इसमें यहां पर ये CIS कंट्रीज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। सो CIS कंट्रीज का मतलब होता है कि कॉमनवेल्थ जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के कभी यहां पर पार्ट थे, तो उनको यहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या है कि ट्रेड आपका बहुत ज्यादा महंगा देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अभी वे फॉरवर्ड यहां पर क्या हो सकता है, पहले हम एक बार ओवरऑल वे फॉरवर्ड देखेंगे, फिर इंडिया स्पेसिफिक यहां पर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहली बात यहां पर यह है कि सीज फायर यहां पर होना चाहिए, मतलब युद्ध विराम जो है वो करना जरूरी है। So unlike during the Cold War, though the global economy is a new now deeply integrated, मतलब सब लोग जो है वो आपस में इंटीग्रेटेड देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए कि उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए कि बहुत टाइम तक ये कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे है ना, लोगों के जीवन यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, सफरिंग्स आपको देखने को मिल रही है, जो ऑलरेडी यूक्रेन वगैरह में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब इससे सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट हो सकती है। अब कोविड-19 के बाद से जो है वो आप ये देख सकते हैं कि दुनिया में दोबारा रिकवरी यहाँ पर स्टार्ट हुई है ना, और इससे क्या है कि जो गरीब व्यक्ति है ना, या गरीब जो कंट्रीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो अब अगर मान लीजिए कि इस तरीके से ऑयल वगैरह के प्राइसेस वगैरह यहाँ पर बढ़ते हैं, है ना, इस तरीके से सिचुएशन होती है, जो ट्रेड वगैरह है वो महंगा हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो यहाँ पर क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूस जो स्लो डाउन यहाँ पर होगा उसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये यहाँ पर क्या है कि रशिया के ऊपर है कि भाई रशिया जो है वो सीज फायर को यहाँ पर इंप्लीमेंट करें, एंड सब्सिक्वेंटली फॉर बोथ साइड टू रिटर्न टू द नेगोशिएटिंग टेबल, एस्केलेशन इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि दोनों जो कंट्रीज हैं, चाहे वो यूक्रेन है, रशिया है, जो दूसरे यहाँ पर पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वो यहाँ पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर आगे आए, क्योंकि इसी तरीके से अगर हम इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते जाएंगे तो इससे सॉल्यूशन नहीं होने वाला, इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान आपको अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एक नए सिक्योरिटी ऑर्डर की जरूरत है यूरोप के लिए, विदाउट जस्टिफाइंग द मैनर इन विच रशिया हैज चूजन द राइट chosen to right the perceived wrong, the current crisis somehow result from broken security architecture in Europe। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या करना है कि थोड़ा सा हमको जो यहाँ पर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है यहाँ पर उसको थोड़ा सा रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। जैसे a sustainable security order has to reflect current realities, it cannot be simply an outgrowth of the Cold War order and it has to be driven from within। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि केवल इसी तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा कि कोल्ड वॉर का आप एग्जांपल देकर उस तरीके से आप यहाँ पर अपनी जो सिक्योरिटी है उसको डेवलप कर रहे हो। ऑल्सो यूरोपियन ऑर्डर दैट डज नॉट अकोमोडेट रशियाज कंसर्न दो जेन्युइन नेगोशिएशन कैन नॉट बी स्टेबल इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि यूरोपियन ऑर्डर दैट डज नॉट
एकोमोडेट रशियाज कंसर्न। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इसमें अगर आप केवल ये सोचोगे कि हम लोग यूरोप में यहाँ पर काम करना चाहते हैं और यूरोप की जो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज है, जैसे आप ये देखेंगे रशियन फेडरेशन हो गया, यूक्रेन हो गया, ठीक है, बाकी सारी जो अलग अलग कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, मतलब आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न यूरोप हो गया, वेस्ट वाली कंट्रीज। अगर आप ये केवल सोचेंगे कि केवल हम यूएसए को ध्यान में रखकर, है ना, यूरोप में यहाँ पर शांति की व्यवस्था स्थापित करेंगे और रशिया जो है उसके कंसर्न्स को यहाँ पर हम जो है तवज्जो नहीं देंगे, और आप ये सोच रहे हो कि इससे आप यहाँ पर पीस जो है वो यूरोप में एस्टेब्लिश करोगे, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। आपको रशिया की भी बात यहाँ पर माननी पड़ेगी, एक प्रॉपर नेगोशिएशन होगा, तभी यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग जो सॉल्यूशन है वो निकलकर सामने आते हुए आपको दिखाई देंगे, है ना। जैसे वो कहते हैं कि मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, बट अगर आपने यहाँ पर रशिया को इग्नोर कर दिया तो वो उससे बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो खराब होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, या तो आप उनको प्यार करो या तो उनको नफरत करो, है ना, लेकिन अगर आप इग्नोर करोगे उन्हें तो फिर वो क्या है कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर जो भी यूरोपियन ऑर्डर है उसको यहाँ पर थोड़ा सा हमको रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। जो यहाँ पर मिन्स्क यहाँ पर पीस प्रोसेस है, आप ये देख सकते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट। ठीक है, अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर द सिचुएशन इज द रिव्यू द मिन्स्क पीस प्रोसेस। ठीक है, मतलब जो ये 2015 वगैरह में मिन्स्क प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिला था, उसको रिवाइव करने की यहाँ पर आवश्यकता है। देयरफॉर द वेस्ट, यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्री शुड पुश बोथ साइड टू रिज्यूम टॉक्स एंड लाइव अप देयर कमिटमेंट एज पर द मिन्स्क एग्रीमेंट टू रिस्टोर रिलेटिव पीस ऑन द बॉर्डर। मतलब यहाँ पर क्या है कि यूएसए और जो अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए, यूक्रेन को और रशिया को, ठीक है, यहाँ पर पुश करना चाहिए कि आप मिन्स्क एग्रीमेंट को जो है वो रिवाइव करें, उसको इंप्लीमेंट करें, ताकि यहाँ पर पीस वगैरह जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश किया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अब अभी कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाओगे आप तो आपसे बोलेंगे कि जैसे वॉर अभी चल रहा है, अभी गए तो बोलेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कि न्यू सिक्योरिटी ऑर्डर यहाँ पर करना पड़ेगा, है ना, मिन्स्क प्रोसेस जो है इसको यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, ज़्यादा डिफेंसिव नहीं होना है, बट जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना है। अभी इंडिया स्पेसिफिक वे यहाँ पर क्या फॉरवर्ड हो सकता है भाई, है ना, इंडिया स्पेसिफिक वे फॉरवर्ड हमको ये भी देखना पड़ेगा। ये तो ओवरऑल हमने समझ लिया। तो सबसे पहली बात है जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इंडिया हैज टू ब्रेस इटसेल्फ फॉर सम इमीडिएट चैलेंज फ्लोइंग फ्रॉम द रशियन एक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या है कि अब जो रशिया ने यहाँ पर एक्शन ले लिया यूक्रेन के अगेंस्ट, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो कई सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं और इंडिया को अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। इट विल हैव टू बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू कंडेम द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ with that from another to understand its legitimate concern. India managed this pressure during the 2014 crisis of Crimea annexation. It shall again manage it effectively. यहाँ पर क्या है कि अब पूरी दुनिया जो है वो यहाँ पर ये देख रही है कि भारत का स्टैंड यहाँ पर क्या होगा, मतलब सब लोग अपना अपना स्टैंड छोड़कर भारत का ही देखते हैं कि भारत क्या करेगा, क्योंकि भारत की हमेशा जो स्थिति है वो नॉन अलाइनमेंट की स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि ना भाई हम यहाँ पर रशिया को सपोर्ट करते हैं ना हम यूएसए को करते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस यहाँ पर बनाएंगे। तो अभी के टाइम पीरियड पर 2014 में एनेक्सेशन यहाँ पर किया गया क्रीमिया का, तो उस टाइम पीरियड पर भी भारत ने काफ़ी, है ना, मतलब मैच्योरिटी के साथ ये सिचुएशन यहाँ पर टैकल करी और दोनों के साथ प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखे रहे, और भारत अभी भी इसी तरीके से यहाँ पर आपको काम करते हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमको एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो बनाना है, अदरवाइज अगर हम किसी एक का भी सपोर्ट करेंगे ना तो दूसरे हमारे पूरी तरीके से अगेंस्ट होता हुआ जाएगा और हम जो हमारा यहाँ पर जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिस्कल साइड पे द गवर्नमेंट विच हैज बीन कंजर्वेटिव इन इट्स रेवेन्यू assumption इन द बजट हैज टू रूम टू द प्रीएम्प्टिवली कट डोमेस्टिक फ्यूल टैक्सेस टू निप इन्फ्लेशनरी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, स्टोक फ्लैटरिंग जो भी यहाँ पर फॉल्टरिंग कंजम्पशन लेवल है, एंड सस्टेन इंडिया फ्रेजाइल पोस्ट कोविड-19 रिकवरी थ्रू दिस ग्लोबल चैन। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि मतलब केवल वो लोग यही यहाँ पर सोचते हैं रिवेन्यू एजम्पशन के बारे में कि भाई हमें रिवेन्यू जो है वो यहाँ पर चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो है वो खराब होता हुआ हमारा जो इकोनॉमिक पूरा सिनेरियो है वो देखने को मिलेगा। तो सरकार को भी यहाँ पर क्या करना चाहिए कि यहाँ पर ना कट डोमेस्टिक फ्यूल टैक्सेस टू निप इन्फ्लेशनरी जो भी एक्सपेक्टेशन है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा जो महंगाई वगैरह आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है जो अभी के टाइम पीरियड पर है, तो जो फ्यूल टैक्स वगैरह है वो ना वो कम करो आप, है ना। आपने यहाँ पर क्या कर दिया कि ये कोविड-19 का बहाना लेकर, ठीक है, मतलब स्टेट वगैरह जो है एक बार इन्होंने ऑयल प्राइसेस बढ़ाई दिए, तो अब वो तो उस टाइम पर थे, सिचुएशन को रिकवरी करनी चाह रहे थे आप, है ना, थोड़ा आप तो कम कर दीजिए, कोई कम करने की काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस करना है, बैलेंस अप्रोच हमको रखनी पड़ेगी। इंडिया रशिया टाइज हैव इंश्योर्ड दैट दिल्ली हैज not been entirely left out to the conversation on Afghanistan and in Central Asia while also providing some leverage with the USA। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उस टाइम पीरियड पर जब अफगानिस्तान वगैरह के ऊपर जब हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या है कि रशिया की वजह से, है ना, आप ये कह सकते हैं कि इंडिया वगैरह को भी यहाँ पर कन्वर्सेशन में जो है रखा गया,
ties have ensured that Delhi has not been entirely left out of the conversation on Afghanistan. अफगानिस्तान के इशू में इंडिया की भी इंपॉर्टेंस यहां पर देखने को मिलेगी. सेंट्रल एशिया while also providing some leverage with the USA. ठीक है, तो ये चीज भी आपको देखने को मिलता है. तो इसलिए हमको एक बैलेंस अप्रोच जो है वो यहां पर फॉलो करने की कंप्लीट यहां पर आवश्यकता है. At the same time, the US, European Union, UK are vital partners, and India's relation with each of them and the Western world in general go far beyond the sum of their parts. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज हैं, वो सब भी यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिल्ली को लगातार यहाँ पर बात करनी चाहिए सभी साइड से, एंड एंगेज विद ऑल ऑफ इट्स पार्टनर्स, कीपिंग इन माइंड दैट देयर इज अ नो जस्टिफिकेशन फॉर द वायोलेशन ऑफ एनी कंट्रीज टेरिटोरियल, ठीक है, सोवरेनिटी. मतलब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर क्या है कि कोई जस्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि भाई किसी भी कंट्री के ऊपर अगर आप यहाँ पर अटैक कर दोगे तो उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो. ठीक है, किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी को अगर आप नुकसान यहाँ पर पहुंचा रहे हो तो वो गलत है ना. आज आप इसको यहाँ पर सपोर्ट करोगे तो कल को आपके ऊपर भी यहाँ पर कोई अटैक कर सकता है. तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा. इंडिया मस्ट ऑल्सो मेक इट क्लियर टू द कोर्सिंग कंट्रीज दैट दे आर विद अस और अगेंस्ट अस. फॉर्मुलेशंस आर हार्डली कंस्ट्रक्टिव. मतलब कि ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ नहीं है, इससे यहाँ पर कोई प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर नहीं होने वाला है, कोई पीसफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा. द बेस्ट कोर्स इज फॉर ऑल द पार्टीज टू स्टेप बैक एंड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग ऑन एन ऑल आउट वॉर रेदर देन डिवाइड द वर्ल्ड एंड रिटर्न इट टू द डेज ऑफ द कोल्ड वॉर. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि हमको यही फोकस करना चाहिए एक कदम पीछे उठाकर कि किस तरीके से इस तरीके की जो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है उनको हम यहाँ पर रोक सकते हैं. नहीं तो फिर वही हो जाएगा है ना कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर एक ग्रुप रहेगा जो एक कंट्री को सपोर्ट करेगा, एक ग्रुप रहेगा जो दूसरी कंट्री को सपोर्ट करेगा. आज के टाइम पीरियड पर मल्टीलेटरलिज्म जो है वो बहुत जरूरी है, सभी कंट्रीज का साथ में रहना बहुत जरूरी है. तभी यहाँ पर क्या है, आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से इंडिया की क्या अप्रोच होनी चाहिए, है ना. जैसे आपको बहुत सारी चीजें मैंने इस आर्टिकल में बताई है ना, और ये एडिटोरियल था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अलग अलग न्यूज़पेपर में जो यहाँ पर आते हैं. काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स करके मैंने आपको प्रोवाइड किया. आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई होंगी. मैं आपका भी यहाँ पर ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर मैटर पर जो है वो क्या सोच रखते हैं और भारत को किस तरीके से यहाँ पर अप्रोच करनी चाहिए. ठीक है, सो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन. आई होप आपको ये डिस्कशन जो है वो समझ में आया होगा. और इस टॉपिक में मैंने पूरा का पूरा जो डिस्कशन था वो इंडिया पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखकर बताया है ना, कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन से भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है और भविष्य में यहाँ पर भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा. ये पूरा का पूरा टॉपिक जो था इस पर्टिकुलर सेशन में कवर किया गया. बाकी आप लोगों को पता होगा कि पेट्रोलियम वगैरह के लिए हम लोग स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी बनाते हैं, है ना. मतलब पहले से ही यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो रिजर्व्स होते हैं वो हम पेट्रोल वगैरह का वो सेव करके रख लेते हैं कि भविष्य में अगर कोई यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि सप्लाईज वगैरह जो है वो डिसरप्ट होती हुई दिखाई देंगी, तो भारत में भी इस तरीके के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं. तो वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है. ठीक है, जहाँ पर आपको हिंदी माध्यम में एक्सप्लेनेशन और कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है. तो आप लोग जो है इस वीडियो के तहत अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर ठीक है क्लास 12 तक की जो क्लासेस होती हैं वो आपको 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं. और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है. तो उसके तहत आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. तो आज ही वहाँ पर विजिट करें. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के तहत इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी यहाँ पर समझ सकें. अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा. तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग. लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो. थैंक यू सो मच. जय हिंद.